अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूँ। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, अब हम पूर्वोत्तर राज्यों की एक अनोखी यात्रा पर चलते हैं। ये अनोखी यात्रा है भाषा की यात्रा। पूर्वोत्तर राज्य विविध भाषाओं का संगम है। 8 राज्यों में 8 भाषाओं के अलावा बहुत सी ऐसी बोलियां हैं जो अलग अलग जनजातीय समुदायों के द्वारा बोली जाती हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भाषा संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और यहाँ की भाषाई पहचान देश दुनिया में प्रसिद्ध है। तो आइए आज की इस खास प्रस्तुति में हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाओं की अहमियत क्या है, किस तरह से ये भाषाएं न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को विविध बनाती हैं बल्कि भारत की विविधता में भी चार चांद लगाती हैं। और इस खास पेशकश में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन भाषाओं का इतिहास क्या है और किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति में ये भाषाएं गुथी हुई हैं। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग को अक्सर प्रकृति की गोद में बसी एक अलौकिक दुनिया कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियां, ऊंचे पहाड़, नदियों की कलकल ध्वनि और लोक संस्कृति की सुगंध सब कुछ मिलकर इसे एक अनूठी पहचान देते हैं। लेकिन इस पूरे क्षेत्र की सबसे खास बात है यहाँ की भाषाई विविधता। 8 राज्यों से मिलकर बना ये क्षेत्र मानव भाषाओं का एक रंग बिरंगा गुलदस्ता है, जिसमें हर भाषा की अपनी सुगंध, अपनी मिठास और अपनी विरासत छुपी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन राज्यों की भाषा और बोली सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बल्कि इनकी आत्मा है। ये भाषाएं न केवल यहाँ के लोगों की पहचान है बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का जरिया भी हैं। यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये राज्य अपनी भाषाई विविधता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ 26 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं और 100 से अधिक भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। मुख्य भाषाओं में मोनपा, न्याशी, अपातानी, तगिन, गालो और मिश्मी शामिल हैं। इनमें से मोनपा भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है और ये बौद्ध संस्कृति से प्रभावित है। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में लौसार का विशेष स्थान है, जो मोनपा और अन्य समुदायों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मोनपा भाषा में भक्ति गीत गाए जाते हैं और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बोलियों में प्रकृति के साथ जुड़ाव साफ झलकता है। यहाँ की कहावतें, लोकगीत और लोक कथाएं जंगलों, नदियों और पहाड़ों से जुड़े होते हैं। असम, जो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है, अपनी असमिया भाषा के लिए प्रसिद्ध है। यह भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार की सदस्य है और इसका ऐतिहासिक विकास संस्कृत से जुड़ा हुआ है। लेकिन असम की भाषाई विविधता केवल असमिया तक सीमित नहीं है। यहाँ बोडो, कार्बी, डिमासा, मिशिंग और तिवा जैसी जनजातीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। बोडो भाषा बोडो समुदाय की पहचान है और इसे संवैधानिक रूप से
8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। बोडो भाषा में लोकगीतों और महाकाव्यों की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें खोलोंग वाद्य यंत्र के साथ गाए जाने वाले गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। बिहू उत्सव, जो असम का सबसे बड़ा पर्व है, असमिया भाषा के लोकगीतों और नृत्यों से भरपूर होता है और इसके माध्यम से असम की संस्कृति जीवंत हो उठती है। मणिपुर की आधिकारिक भाषा मेइतेई मणिपुरी है, जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंध रखती है। ये भाषा पहले बंगाली लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन बाद में इसका स्वरूप बदलकर मेइतेई मयेक कर दिया गया। मणिपुरी भाषा का साहित्य समृद्ध है और इसमें कई प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं। यहाँ की बोलियां जैसे तांगखुल, पाओमई और हमार विभिन्न जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं। मणिपुरी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पारंपरिक नृत्य और संगीत में रची बसी है। मणिपुरी नृत्य, जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, अपने भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोक नाट्यों में मणिपुरी भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन नाटकों के संवाद और गीत इसी भाषा में होते हैं। मेघालय में 3 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, खासी, गारो और जयंतिया। खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है और इसमें कई प्राचीन लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं मिलती हैं। गारो भाषा तिब्बती बर्मी परिवार से है और गारो समाज में इसे बहुत सम्मान प्राप्त है। जयंतिया भाषा खासी भाषा से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ अलग व्याकरणिक विशेषताएं हैं। इन भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान झलकता है। वांगला उत्सव, जो गारो समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है, में गारो भाषा के गीत और लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। ईश्वर मिजोरम की मीजो भाषा इस राज्य की प्रमुख भाषा है, लेकिन यहाँ मारा और चकमा भाषाएं भी बोली जाती हैं। मीजो भाषा में ईसाई धर्म के प्रचार के बाद रोमन लिपि का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। इस भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है और यहाँ के लोक गीतों में जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है। मीजो समाज में संगीत और भाषा का गहरा संबंध है। जब मीजो लोग अपनी भाषा में क्रिसमस कैरल गाते हैं तो पूरा राज्य एक सुर में गूंज उठता है। नागालैंड को भाषाओं का संग्रहालय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
यहाँ 16 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं और हर जनजाति की अपनी भाषा और बोलियां हैं। अंगामी, लोथा, सेमा, चाखेसंग, कोन्याक जैसी भाषाएं यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव में इन भाषाओं के लोकगीत और कहानियां सुनाई जाती हैं। नागा समाज में कहानियां मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ती हैं और इसलिए यहाँ की भाषाएं केवल बोलचाल का माध्यम नहीं बल्कि इतिहास को संरक्षित करने का साधन भी हैं। त्रिपुरा में बंगाली और कोक बोरोक भाषा बोली जाती है। कोक बोरोक त्रिपुरी समुदाय की भाषा है और ये बहुत पुरानी भाषा मानी जाती है। त्रिपुरा के गड़िया नृत्य और होजगिरी नृत्य में कोक बोरोक गीतों का विशेष योगदान होता है। सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं प्रमुख हैं। नेपाली यहाँ की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन लेप्चा और भूटिया भाषाएं सिक्किम की पारंपरिक संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोसूंग और लापसांग त्योहारों में जब पारंपरिक भाषाओं में गीत गाए जाते हैं तो पूरी वादियां इनकी ध्वनि से गूंज उठती हैं। पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं केवल संचार के लिए नहीं बल्कि यहाँ की आत्मा को प्रकट करने के लिए भी हैं। त्योहारों, नृत्यों, संगीत, साहित्य और मौखिक परंपराओं में इन भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी सुरक्षा और प्रचार प्रसार की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। जब तक ये भाषाएं जीवित रहेंगी तब तक पूर्वोत्तर भारत अपनी विशिष्टता को बनाए रखेगा और पूरे विश्व को अपनी सांस्कृतिक विविधता से आकर्षित करता रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं यहाँ की पहचान है और ये पहचान अनमोल है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल से ही हमारी जल स्रोतों पर निर्भरता रही है, क्योंकि वाटर रिचार्ज का ये एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। आसमान से बरसने वाले पानी को ये धरती में संग्रहित करते हैं और हमेशा ही हमारे लिए एक अच्छे जल स्रोत के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन बीते समय के साथ हमने देखा है कि जब से पर्यावरण में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जल स्रोतों के सूखने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हुई है और जल स्रोतों के सूखने से प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ा है। हम आपको मेघालय लिए चलते हैं। मेघालय में भी जल स्रोतों के सूखने की समस्या पाई गई और इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने एक समाधान तलाशने की कोशिश की, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो आइए मेघालय सरकार की इस पहल के बारे में विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन हो रहा है। मेघालय में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले कि इस कदम के बारे में हम विस्तार से जानें, आइए मेघालय में जल स्रोतों की समस्या के बारे में पहले जानते हैं। मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी के एक हालिया अध्ययन में राज्य के 792 जल स्रोतों को गंभीर स्थिति में पाया गया, जिनमें से कुछ को पुनर्जीवित करना संभव नहीं है। राज्य में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की जल संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें इन 792 जल स्रोतों का पुनर्जीवन भी शामिल है। सरकार ने अब तक 70,000 में से 55,000 जल स्रोतों का नक्शा तैयार कर लिया है।
विधानसभा में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बताया कि 55,000 जल स्रोतों के अध्ययन में 792 जल स्रोत बहुत ही गंभीर स्थिति में पाए गए हैं। इनमें से कई पूरी तरह सूख चुके हैं और जल जीवन मिशन के लिए उपयोगी नहीं रह गए हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मृदा और जल संरक्षण विभाग ने 32 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिससे 67 जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इस काम को युद्ध स्तर पर किया जाएगा ताकि जल स्रोत फिर से जीवन पा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने जल संकट का समाधान करने के लिए एक क्लाइमेट काउंसिल बनाई है, जिसमें वे खुद और अन्य जल विभाग शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1601 जल स्रोतों का निर्माण किया गया है, जिस पर 46 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ये सभी जल स्रोत अब गांव के लोगों और ग्राम रोजगार परिषदों की देखरेख में हैं। सरकार ने जल स्तर की निगरानी के लिए आधुनिक उपकरण लगाए हैं और 13,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ADB के 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से एक नई परियोजना शुरू की गई है, जिसमें 532 जल संरचनाएं बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मेघालय उन कुछ राज्यों में से एक है जिसने जल नीति बनाई है। जल स्रोतों को बचाने के लिए वन विभाग और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल स्रोतों और जंगलों को कोई नुकसान न पहुंचे। वन विभाग ने जंगलों में पेड़ों को काटने के बजाय केवल छटाई करने और जंगलों में आग से बचाव के लिए फायर लाइन बनाने का सुझाव दिया है। मेघालय हर साल लगभग 60 अरब घन लीटर पानी प्राप्त करता है, जिसमें से आधा बांग्लादेश और आधा असम की ओर बह जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असली समस्या पानी के भंडारण और प्रबंधन की है, जिसे लंबे समय तक जारी रखने की जरूरत है। जल जीवन मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2018 में राज्य में 5,000 से भी कम घरों में नल का पानी था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर लगभग 5 लाख हो गई है। मेघालय सरकार जल स्रोतों के संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शिलांग से लामफ्रांग नोंगस्पुंग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। श्रोताओं, अपने साक्षात्कारों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए फिर से एक विशेष साक्षात्कार लेकर आए हैं। हमारे गंगटोक संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने पाक्योंग एयरपोर्ट के निदेशक संजीव कुमार सिंह से बात की। उनसे विस्तार से जानने की कोशिश की कि किस तरह से, किस गति से इस एयरपोर्ट की शुरुआत के लिए कार्य चल रहा है, किन चीजों को प्राथमिकता पर रखा जा रहा है, और साथ ही उन्होंने मौसम से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी बात की कि इस एयरपोर्ट के आसपास कौन सी वो चुनौतियां हैं जो मौसम से पैदा होती हैं और इन चुनौतियों के बावजूद किस तरह से तेजी से इस हवाई अड्डे की शुरुआत पर काम हो रहा है। आइए ये साक्षात्कार आपको सुनवाते हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हमारे साथ है पाक्योंग एयरपोर्ट के डायरेक्टर जो बनारस से है, संजीव कुमार सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बड़ी खूबसूरत जगह है सिक्किम में, जहाँ आप इस एयरपोर्ट के मुखिया है, तो क्या वायबिलिटी नज़र आ रहा है आपको इस एयरपोर्ट के जरिए? मैं मई 2024 में यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद स्पाइस जेट एयरलाइंस यहाँ पे उस समय ऑपरेट कर रही थी। 12 जून 2024 को ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम, टेक्निकल रीजन, उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो अभी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और उसके बाद वो बंद कर दिए। तो मैं फिर यहाँ पे स्टडी किया तो रनवे कंडीशन और नेविगेशनल फैसिलिटीज कंडीशन सारा कुछ यहाँ पे ओके था। तो जब रीजन स्टडी किया तो यहाँ पे मेनली मौसम का थोड़ा चैलेंज रहता है जून के बाद, जून से सितंबर तक, जिसके कारण एयरलाइंस को बीच में इंटरमिटेंटली कैंसिल करना पड़ रहा था और इसलिए वो पूरा ही बंद कर दिया, जो मेरा अनुमान इसमें था। मगर उन्होंने जो लिख के दिया था यहाँ पे स्पाइस जेट ने, वो टेक्निकल रीजन के कारण बंद कर रहे हैं। तो इसको मैं जब यहाँ पे देखा तो इसका दूसरा चैलेंज जो था वो इसमें हिल कटिंग, और जो यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस पहले से, वो हिल कटिंग के कारण थोड़ा यहाँ बाउंडेशन थी। एयरलाइंस फुल कैपेसिटी में, बहुत सारे एयरलाइंस का मैं सर्वे कराया, बुद्धा एयर, इंडिगो एयर, उन्होंने फुल कैपेसिटी में वो यहाँ पे लाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 82 सीटर में वो एक एयरलाइंस 54 सीट बोल रहा था फुल होके आएगी। एक एयरलाइंस बुद्धा एयर भी सर्वे किया, उनके लिए सामने का एक हिल
वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था। तो वो सब के लिए हम अपने डिपार्टमेंट से स्टडी करवाए, वहाँ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो हेड ऑफिस है वो ILS लगाने का सर्वे किया, बट ड्यू टू हिल कंडीशंस ऑफ अराउंड द 25 नॉटिकल माइल रेंज वो उसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, सिग्नल वेरिएशंस हो रहे थे, जिसके कारण एयरलाइंस को सेंट्रल लाइन जो रनवे की है वो नहीं मिल पा रही थी। तो इसके लिए फिर GPS सर्वे यहाँ पे हुआ सितंबर 2024 में। GPS सिस्टम भी फुल प्रूफ नहीं निकला, तो अल्टीमेटली फिर विजुअल लैंडिंग जो यहाँ पे मिनिमम VFR जो 5 किलोमीटर रेंज है जो बागडोगरा से निर्धारित था, उसके अकॉर्डिंग एयरलाइंस को यहाँ पे उतरने का था। तो बागडोगरा ATC से फिर टाई अप करके वो विजुअल फ्लाइट रूल्स जो है वो 5 किलोमीटर की जगह 2400 मीटर पे यहाँ पे अभी टाई अप कर लिए हैं। तो बहुत सारे एयरलाइंस जो पायलट एक स्पेशल SOP बना के इस एयरपोर्ट के लिए 2400 मीटर पे लैंड कर सकता है। तो इस कंडीशन में इंडिगो भी यहाँ पे लैंड करने के लिए राजी हो गया है, और मेरे ख्याल से बेंगलोर और हैदराबाद सेक्टर वो करेगा, बट वो फुल कैपेसिटी पे 2026 जो हिल कटिंग का टारगेट है उसके बाद वो यहाँ पे लैंड कर पाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हमें और 2 साल कम से कम यहाँ पे रुकना होगा कि फुल्ली ये ऑपरेशनल हो जाए, कि सारों तरफ से यहाँ के जो वाइबल फ्लाइट्स है जहाँ से जिस रूट से हो यहाँ पे आए। फुल कैपेसिटी में जो ATR जो नॉर्मल ATR है उसके लिए हमें 1.5 साल करीब दिसंबर 2026 तक है। इस समय यहाँ पे Q400 बम्बार्डियर टाइप जो एयरक्राफ्ट हैं वो फुल कैपेसिटी में आ सकते हैं, पावरफुल इंजन वाले एयरक्राफ्ट हैं, वो अभी भी फुल कैपेसिटी में आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी गैंगटॉक में, उसमें ये ऑप्शन दिया गया था कि दिल्ली सेक्टर से जो पेक्यांग डायरेक्ट जो प्लेन आती है, अगर दिल्ली बागडोगरा पेक्यांग सेक्टर, अगर पेक्यांग में मौसम खराब है तो बागडोगरा तक वो वहाँ पैसेंजर्स को लाए, और वहाँ से फिर अगर यहाँ मौसम का विंडो खुलता है तो उस पीरियड में वो पेक्यांग तक आ जाए। ये ऑप्शन एयरलाइंस को देने की बात हुई है। इसके लिए अभी शायद दिल्ली में हमारे जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं वो भी बात करेंगे वहाँ पे। तो मार्च के 2nd वीक में मीटिंग होनी है वहाँ पे जी, तो उसमें ये डिसाइड होगा। तो अगर ये ऑप्शन होता है तो ये एयरपोर्ट अभी भी फुल्ली रेडी है ऑपरेशन के लिए, और ये ऑप्शन हम वायबल देख रहे हैं। जी, हम श्रोता को बताना चाहते हैं कि ये पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और देश के सबसे खूबसूरत 5 एयरपोर्ट में से एक है जी, और भारत का 100वां एयरपोर्ट है जी। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं जब सिक्किम की बात करते हैं हम लोग जहन में आता है कि टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे, तो टूरिस्ट की पोटेंशियलिटी से टूरिज्म सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ये कितना लाभदायक होने वाला है? बिल्कुल, इसमें होटल एसोसिएशन और जो मीटिंग हुई थी उसमें होटल एसोसिएशन और इन लोग से भी बात हुई थी। तो एयरलाइंस के साथ ही वो अपना पैकेज जैसे 3 नाइट 4 डे जिसमें अगर वो कवर करें तो वो टूरिज्म सेक्टर भी एयरलाइंस के साथ साथ डेवलप हो सकता है। तो इसमें भी इस फील्ड में भी अभी बात हो रही है। और दूसरा, अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी और भी जैसे दिल्ली और कलकत्ता से है, इसके अलावा हैदराबाद बेंगलोर वे कनेक्ट होंगे, क्योंकि जो कमर्शियल हम लोग वायबिलिटी देख रहे हैं वहां से भी काफी पैसेंजर्स यहाँ पे आते हैं, तो वो भी वायबल हो सकता है यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के लिए। दूसरा, अभी एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट का भी सर्वे हुआ है जो एडवेंचर यहाँ पे करेगा। अभी 1 हफ्ता पहले ही एक बेंगलोर की कंपनी आके सर्वे की है। अब जो टूरिज्म सेक्टर बता रहे हैं वो उसी फील्ड में काम कर रही है, वो एयरपोर्ट से ही ऑपरेट करेंगे और उनकी 20 या 25 मिनट की जर्नी होगी तो पूरा गैंगटॉक तक वो यहाँ से दिखाएंगे। उसमें उनके कई एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी है वो जी। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने बताया कि हमें और 26 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, फुल्ली ATR के हिसाब से। अब जब से यहाँ पे कार्यभार संभाल रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रधान तौर पे आपको क्या क्या चैलेंजेस आपके लिए सामने आ रहे हैं और आपको कैसे कैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है? जी, मेन चैलेंजेस जो यहाँ पे हैं वो एक तो आपको बताइए वेदर कंडीशन, जैसे जून के बाद जो खराब हो जाता है उसके कारण अगर यहाँ पे एक ILS और GPS तो फेल हो गया है जब तक ये हिल कटिंग नहीं हो रहा है। हिल कटिंग के बाद GPS सिस्टम लग जाएगा तो ये वेदर कंडीशन से भी हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो फ्लाइट लैंड कर सकती है उसमें। दूसरा चैलेंज जो है बारिश के कंडीशन में जो बहुत सारे यहाँ पे वाटर चैनल्स जो खुल जाते हैं उसके कारण थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो रहा है रनवे के बाहर वाला हिस्सा, तो उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट डिवीजन काम कर रहा है और वो 2026 तक उस पर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसको। जी, जैसे लोग जानते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शन जो है वो
बहुत सेक्टर पे स्पेशलिस्ट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट या जॉब क्रिएशन की क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या साधन है यहाँ पे? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फर्स्ट क्लास जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, उनको डायरेक्ट हम लोग टेक्निकल फील्ड एटीसी और सीएनएस जो हमारा कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस विंग है उसमें लेते हैं। और दूसरा एमबीए कैंडिडेट, एचआर और कॉमर्स हैं, इनको अदर जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उसमें भी वो लेता है, रेगुलर लेता है। इसके अलावा जो इंटर्नशिप है उसमें हम डिप्लोमा होल्डर्स और उनको ले रहे हैं। ऑलरेडी इस पेक्यांग एयरपोर्ट पे 5 जो सिक्किम स्टेट से जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं विथ स्टाइपेंड। और हम प्रति वर्ष एक भारतीय विमानपत्तन की योजना है उसके अंतर्गत ये हम रेगुलर लेते रहते हैं। अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपका अनुभव कैसा रहा और किस किस क्षेत्र में आप काम करके आए? अगर जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेनली मैं कम्युनिकेशन फील्ड से हूँ, तो रडार में काम किया हूँ। उसके बाद एमपैप एक एयरपोर्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है ACIE की, वो कैलिफोर्निया से उसका मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ से। और उसके बाद मैनेजमेंट फील्ड में आया जिसमें एयरपोर्ट डायरेक्टर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उसके उत्तराखंड में देहरादून, पंतनगर, पिथौरागढ़, यहाँ पे मुरादाबाद, बरेली, ये एयरपोर्ट पूरा देखा। फिर बनारस में रहा, बनारस में ऑपरेशन सेट था। फिर इसके बाद अभी पेक्यांग एयरपोर्ट जो है यहाँ पे जो चैलेंजेज हैं वो चैलेंजेस स्वीकार किया हूँ और उसको जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश की जा रही है। और आशा है कि 2026 दिसंबर तक हम इसमें पा जाएंगे जो अपना टारगेट है, और फिर फुल फ्लेज कैपेसिटी पे एयरलाइंस यहाँ पे उतरने। जैसे एयरपोर्ट की हम लोग एविएशन सेक्टर की बात करें, जो एक आम जनता के लिए अगर हम एक यात्री की तरफ बात करें, एक है कि जो प्राइस रेट है, जैसे कोलकाता से हो, बागडोगरा से हो, गुवाहाटी से हो, दिल्ली से हो, इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है? ये पेक्यांग एयरपोर्ट जो है सिक्किम गवर्नमेंट से MOU साइन हुआ है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर जो 40% सीट है जो एयरलाइंस लेके आएगा वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत स्टेट उनको फाइनेंस कर रहा है, इसलिए वो एक फिक्स फेयर के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो वो 4 या 5 हज़ार यहाँ के लिए है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। बट जो रेस्ट 60% है उसके लिए वो फ्री है। तो जो 40% है उसमें जो स्टेट के लोग हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। उसमें वो सीट जब भर जाती है तो वो रेस्ट सीट के लिए वो फ्री है, कॉम्पिटिटिव मार्केट या जो भी है मार्केट में जो वो ले सकते हैं। जी, और जैसे आपने तो बताया है 26 तक इसे फुल्ली ऑपरेशनल, मतलब जो भी हो आप उसमें लगे हुए हैं फ्लाइट आने के लिए, जाने के लिए, कि लोगों की सुविधा के लिए। और आपका क्या यहाँ के लिए परिकल्पना है? अगर ये जिस दिन ये फुल फ्लेज कनेक्टिविटी हो जाएगी तो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर का बहुत ही बड़ा मतलब बिजनेस हब हो सकता है। इवन मेरे पास लास्ट 5-6 महीनों में सिंगापुर और दुबई यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट के लिए मतलब आया, कैसीनो का हब है यहाँ पे, तो उनके पूरे मार्केट वो दुबई और सिंगापुर से भी एक चार्टर्ड का यहाँ पे क्वेरी आया था। बट ड्यू टू पायलट ट्रेन नहीं थे हिलटॉप एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए, तो DGCA उनको अप्रूव नहीं किया। दूसरा सेक्टर जो यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है वो मैरिज हब वो हो सकता है। डेस्टिनेशन वेडिंग, 2 क्वेरी आई थी यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग की। एक बोकारो से था, एक पूरा आना था उनको, 2-3 फ्लाइट वो लेके आ रहे थे, बट उसमें भी वही चैलेंज आया कि वो पायलट उनका ट्रेन नहीं था, तो DGCA अप्रूव नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ये चैलेंज जो 2026 तक दूर हो जाएगा, तो मुझे 2 ऑप्शन तो इमीडिएट लग रहे हैं कि जो यहाँ पे वाइबल है। जी, आपने हमें समय दिया, फिर से आपका आभार। और हम भी आशा करते हैं कि 2 साल के भीतर ही इसको फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए और लोगों का चहल पहल, आना जाना और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिले। फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार।
आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।